तो मंडे से ट्यूसडे से जो आपका ट्यूसडे से जो आपके मिड टर्म स्टार्ट होंगे उसमें आपका बीआरएस के अलावा हमने जितने और सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, प्रोविजन, कंट्रोल अकाउंट्स, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, डबल एंट्री बुक कीपिंग, थोड़ी बहुत थ्योरी, राइट ये सब हम कर चुके हैं। तो ये सब आपने तैयारी करनी है मिड टर्म के लिए। फिर ट्यूसडे से इंशाल्लाह आपको हाल से में स्मारिया वगैरह बता भी देंगे, ठीक है। तो आपको ईमेल कर दिया जाएगा टेस्ट पेपर, आपने मुझे उसी तरीके से मुझे व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, जिस तरह से भी आपको फीजिबल है। फिर इंशाल्लाह मैं उसको टेस्ट को चेक करके इंशाल्लाह आप लोगों को फिर उस पर हम रिस्पॉन्ड कर देंगे, ठीक है। अगला हफ्ता वैसे ही मेरे पास फारिग होगा, तो मेरे ऊपर जितने भी आपके पेंडिंग टेस्ट है ना, वो भी मैं होपफुली कल भी मैं चेक नहीं कर सकी थी, तो आज नहीं तो कल तक तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि एटलीस्ट संडे की जो एक्स्ट्रा क्लास है ना, मैं उसमें आपको फिर जो टेस्ट है आपका प्रोविजन का वो भी चेक करके उस पर रिस्पॉन्ड कर दूं, ठीक है इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा मेरा स्केड्यूल थोड़ा आउट हुआ हुआ है, इस वजह से मैं कर नहीं पा रही चेक। तो एनीवे शुरू करते हैं अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोगों ने कल तक जो है देख लिया था कि अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो कि आपके पास क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ मैच ना कर रहा हो बैंक बुक का और बैंक स्टेटमेंट का, तो आपने किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है। फिर हमने ये चीज भी देख ली कि अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी जो है वो आपका मैच ना कर रहा हो, तो उस सिनेरियो में आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। उसमें भी फिर आपके पास दो केसेस हैं। पहला केस क्या है कि आपको उन्होंने पिछले महीने की बीआरएस दी हुई हो, और दूसरा केस कौन सा है? दूसरा केस वो वाला है जो हमने कल देखा था। कल हमने ये कहा देखा था कि एक सेकेंड, मीटिंग आईडी, ये उस्मान को थोड़ा इश्यू हो रहा है, मीटिंग आईडी गलत है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं उस्मान को जरा मीटिंग आईडी बता दूं, ठीक है। तो हमने दोनों सिनेरियोज देख लिया। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाएंगे और हम अब जो प्रैक्टिकल इससे रिलेटेड चीजें हैं और ज्यादा अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जरा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाह रही हूँ, और वो है टाइम बार्ड का कॉन्सेप्ट होना और पोस्ट डेटेड चेक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं। जब पहले हम इसको देख लेते हैं टाइम बार्ड को। मैंने आपको ये बात शायद पहले भी बताई हुई है, और वो ये बात है कि अगर आपने आज की डेट का कोई चेक इशू किया, जैसे फॉर एग्जांपल आज क्या डेट है, आज 7 दिसंबर है, राइट। मैंने एक चेक के ऊपर डेट लिखी 7 दिसंबर, और मैं इशू कर रही हूँ, यानी कि मैं कोई पेमेंट कर रही हूँ, है ना। जो चेक इशू करता है वही पेमेंट कर रहा होता है। तो मैंने चेक इशू किया, उसके ऊपर डेट डाली मैंने 7 दिसंबर, यानी कि डेट ऑफ चेक मेरी क्या हो जाएगी, 7 दिसंबर। अब 7 दिसंबर का मैंने चेक किसी दूसरी पार्टी के हाथ में आज ही के दिन पकड़ा दिया। ये बात मैं शायद आपको पहले बता चुकी हूँ कि सामने वाली पार्टी के पास 6 मंथ्स अवेलेबल है, वो 6 महीने तक उसके पास टाइम है कि वो 6 मंथ्स तक इस चेक को यूज कर सकता है, इसके अगेंस्ट मेरे बैंक अकाउंट से पेमेंट निकाल सकता है। क्लियर है बात? यानी कि अगर हम इसको देखें तो इस पार्टी के पास 7 जून 2017 इधर तक की डेट है, 7 दिसंबर आज की डेट है, 7 दिसंबर 2016, 7 जून 2017 तक किसी भी दिन वो जाके मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो आज के दिन बिजी है तो हमें पता है कि उसके पास कल भी है, परसों भी है, इनफैक्ट उसके पास 7 जून तक एम्पल टाइम अवेलेबल है कि वो कभी भी जाए और उसको इन कैश कर सके। क्लियर है जी? जुलेखा और उस्मान, आप लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, हमने अभी डिस्कशन शुरू किया है। वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम बार चेक्स, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। तो टाइम बार, ठीक है, आप ज्वाइन थी, सही। उस्मान, आवाज आ रही है आपको? चले, तो अब आपके पास क्या सिचुएशन है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल सामने वाली पार्टी जो है वो 7 जून तक, इनफैक्ट ये डेट होगी 6 जून तक, ठीक है। मतलब 12 महीने उसके, मतलब 7 जून को तो फिर 7वां महीना शुरू हो जाएगा ना, 7वां महीना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम इस तरह से बात करें, हम फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मैंने आज के दिन चेक इशू किया और डेट मैंने क्या डाली चेक के ऊपर, 7 दिसंबर। दिस वुड बी कॉल्ड डेट ऑफ द चेक, राइट।
अब होता क्या है, सामने वाली पार्टी जो है वो फॉर एग्जाम्पल बैंक में जाती है 16 जून को 2017, 16 जून 2017 को वो जाती है और वो सामने प्रेजेंट कर देती है कि जी ये मुझे मिस समारा के बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाने, ये चेक है। तो बैंक मैनेजर क्या बोलेगा, जो कैशियर है वो डेट देखेगा चेक की और कहेगा आई एम सॉरी यू टू लेट, राइट, आई एम सॉरी आप बहुत लेट हो गए हैं, 6 मंथ्स आपके पास थे, आप तो 6 मंथ्स गुजार के आए हैं, अब तो ये चेक वैलिड नहीं रहा। तो उस सिनेरियो में हम क्या कहेंगे, जैसे ही 6 महीने गुजर गए और वो सामने वाली पार्टी ने अभी तक हमारा चेक प्रेजेंट नहीं किया, यानी कि वो अनप्रेजेंटेड रहा 6 मंथ्स तक और वो अभी तक आया नहीं चेक लेके मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाने के लिए, तो हम कहते हैं कि अब वो चेक क्या हो गया, टाइम बार्ड हो गया। ठीक है, अब हम कहेंगे कि वो चेक हो गया टाइम बार्ड। बार करने का क्या मतलब है, रोकना। तो हम ये कह रहे हैं कि टाइम की वजह से अब वो चेक जो है वो रुक जाएगा, चेक जो है वो इनकैश नहीं होगा, चेक की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो टाइम बार्ड चेक, अब जरा मुझे सोच के बताएं ये क्या सिनेरियो है। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल अभी 6 जून पे मैं खड़ी हुई हूँ, 6 जून को मैं देख रही हूँ कि कौन कौन से चेक्स मेरे आउटस्टैंडिंग है, राइट। खैर ये काम तो मैं कर रही होती हूँ जून के महीने में, राइट। 30 जून को मैं खड़े होकर ये काम करूंगी। 30 जून 2017 को मैं देखूंगी कि मेरे इस महीने में कौन कौन से चेक्स जो है वो टाइम बार हुए थे। तो मुझे ये पता लग रहा है कि एक चेक था जिसकी डेट थी 7 दिसंबर और 30 जून आ गया, लेकिन अभी तक इसने सामने वाली पार्टी ने आके हमारे बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकलवाए। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि 7 दिसंबर वाला चेक जो है, हम ये कह रहे हैं कि 30 जून पे खड़े होके हम देख रहे हैं कि 7 दिसंबर वाला चेक अभी भी बैंक स्टेटमेंट में हमें नजर नहीं आ रहा, यानी कि अभी भी अनप्रेजेंटेड है। लेकिन अब हो क्या गया है, 6 जून को बिल्कुल इसमें गलती दूसरी पार्टी की अपनी है, बिल्कुल उसको चाहिए था वो फौरन से जाके ले लेता पैसे। लेकिन अब एक और बात सुनिएगा, यहाँ ये मुझे पहले कंप्लीट करने थे। तो अब मुझे 30, अब आपको पता है इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये बीआरएस का काम और कंपैरिजन और अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने हैं और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स कितने हैं, ये सारा हम करते हैं महीने के आखिर में, है ना। ये मंथ एंड का क्लोजिंग का एक एक्टिविटी का पार्ट है, राइट। तो अब मैं 30 जून पे खड़ी हुई हूँ और मुझे नजर आ रहा है कि एक चेक है, फॉर एग्जाम्पल चेक नंबर AAA, चेक के नंबर्स भी होते हैं, राइट। तो चेक नंबर AAA है जो कि एक्सपायर कर रहा है कौन सी डेट को, 6 जून 2017 को, और इस डेट तक पार्टी ने आके पैसे नहीं निकलवाए हमारे बैंक अकाउंट से। तो हम 30 जून 2017 को क्या कहेंगे कि ये चेक हो गया टाइम बार्ड और इसकी हमें क्या करनी है, डिसऑनर्ड की एंट्री पास करनी है। डिसऑनर हो गया ना, अब वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अब फॉर एग्जाम्पल वो 30 जून को या 1 जुलाई को पार्टी जाती भी अगर बैंक अकाउंट में, बैंक में, तो बैंक मैनेजर क्या कहेगा, आई एम सॉरी जी दिस चेक हैज बिन डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड क्या होता है, ऐसा चेक जो कि बैंक जो है उसकी इज्जत ना करे, राइट, ऑनर ना करे, उसको ऑनर ना करे मतलब उसके बदले में पैसे देने थे तो पैसे ना दे। बात समझ आ रही है? तो ये जो चेक है ये डिसऑनर हो रहा है बिकॉज ऑफ टाइम बारिंग। टाइम बार की वजह से वो डिसऑनर होगा। तो अब आपको क्या करना है, डिसऑनर्ड की एंट्री पास करनी है। बात समझ आ रही है? यानी कि आपने क्या दिखाया हुआ था, 7 दिसंबर को आपने डबल एंट्री क्या पास की थी, 7 दिसंबर को आपने चेक इशू किया था। तो 7 दिसंबर 2016 को डबल एंट्री आपने क्या पास की होगी, जैसे ही चेक इशू किया आपने कहा कि बैंक मेरा क्रेडिट हो गया फॉर एग्जांपल 100 रुपीज से, और फॉर एग्जांपल मेरा पेएबल डेबिट हो गया 100 रुपीज से। आपने कहा कि ये पैसे इशू हो जाएंगे, मैं पैसे पे हो जाएंगे पार्टी को। लेकिन हुआ क्या, 30 जून को आपको पता लग रहा है, आप देख रहे हो 30 जून को पता लग रहा है कि जी आपके चेक कुछ एक्सपायर भी कर गए। तो आपने अब इसकी रिवर्सल एंट्री पास करनी है जून 2017 में, ठीक है। जून 2017 में अब इसकी रिवर्सल एंट्री पास हो जाएगी, आपने बैंक बुक में दिखाना है एज अ रिसीट। बात समझ आ रही है? ये बात तो हम कर चुके हैं, राइट। डिसऑनर्ड की एंट्री हम कंट्रोल अकाउंट्स में भी पास कर चुके हैं, यहाँ पे भी हमने देख ली। इतनी बात समझ आ गई कि टाइम बार्ड क्या होता है।
तो आपको क्या देखना होता है, डेट ऑफ चेक अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दी हुई होगी तो आपने उस डेट ऑफ चेक का खास ख्याल रखना है। आपने देखना है कि आप अभी कौन सी डेट पे खड़े हुए हो और चेक की डेट क्या आ रही है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है पोस्ट डेटेड चेक्स का। अब पोस्ट डेटेड चेक्स क्या होते हैं? अब नॉर्मली जो चीज अभी तक हम सो फार करते आए हैं वो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज 7 दिसंबर है और मैं आज के दिन बिल्कुल आया था, ये पहले भी आ चुका हुआ है, 2 दफा पहले भी टेस्ट हो चुका, 1 दफा पहले टेस्ट हो चुका है पोस्ट डेटेड चेक्स। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग का कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और ये हम करवाते हैं। तो पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? अब आपके पास फॉर एग्जांपल आज डेट कौन सी है, आज 7 दिसंबर है, राइट? आज 7 दिसंबर है, लेकिन और फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक पार्टी खड़ी हुई है, मेरा एक सप्लायर खड़ा हुआ है जो कि मेरे पीछे काफी टाइम से पड़ा हुआ था कि मुझे पेमेंट करे, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, 1 लाख रुपए की मुझे फॉर एग्जांपल उनको पेमेंट करनी थी। अब आज वो आ गए हैं सुबह सुबह मेरे ऑफिस में और मेरे सामने खड़े हुए हैं कि भाई आज तो मुझे चेक लेके ही जाना है, आपने मुझे चेक देना है और बस मैं लेके ही जाऊंगा, मुझे अपनी तसल्ली करनी है, राइट? अब हमें पता है कि हमारे बैंक अकाउंट में फॉर एग्जांपल इतने पैसे नहीं है। हमें पता है कि अगर हमने आज इनको चेक दे भी दिया और अगर आज ये बैंक में चले भी गए तो उनको पैसे नहीं मिलने वाले, तो फिर वो पूरा चेक डिसऑनर होगा, फिर हम वो वापस हमें आएंगे तंग करने के लिए, फिर बार बार फोन करेंगे कि मुझे पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। तो हम एक काम ये करते हैं, हमें पता है कि जनवरी की 1 तारीख को हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मुझे जनवरी 1 को या जनवरी 2 को फॉर एग्जांपल मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मेरा एक बहुत बड़ा डेटर मुझे पेमेंट कर देगा, तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे ना। आज के दिन फॉर एग्जांपल मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो मुझे पता है कि अगर मैंने इनको चेक दे भी दिया तो क्या होगा, अगर आज के दिन ये बैंक अकाउंट में जाते भी हैं तो इनको पैसे नहीं मिलने वाले क्योंकि मेरे बैंक में पैसे ही नहीं है इतने। लेकिन मुझे इस बात की गारंटी है कि फ्यूचर में जाके मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो मैं काम क्यों ना करूं, मैं इनको पोस्ट डेटेड चेक इश्यू कर दूं। पोस्ट का क्या मतलब है, बाद, राइट? बाद की कोई डेट। तो इसका क्या मतलब है, आज क्या डेट है, आज 7 दिसंबर है, लेकिन जब मैं चेक बनाऊं ना तो मैं चेक के ऊपर डेट कौन सी डाल दूं, 3 जनवरी 2017। ठीक है, तो डेट ऑफ चेक क्या होगी, डेट ऑफ चेक है आपकी 3 जनवरी 2017। बात समझ आ रही है? तो ये चेक मैंने कौन सी डेट पे इशू किया, आज तो 7 दिसंबर है, लेकिन मैंने डेट कौन सी डाली, कोई लेटर डेट डाली, मैंने पोस्ट डेटेड चेक इशू कर दिया। अब होगा क्या, अब अगर आज के दिन सामने वाली पार्टी जो है, मेरा सप्लायर जो है, वो चेक लेके चला भी जाता है बैंक में, तो होगा क्या, बैंक मैनेजर चेक की डेट देखेगा, कहेगा आई एम सॉरी सर, आप तो बहुत जल्दी आ गए, आपकी चेक की वैलिडिटी कब से शुरू हो रही है, 3 जनवरी 2017 से। अब 3 जनवरी 2017 से इस पार्टी के पास 6 महीने होंगे कि वो कभी भी जाके पैसे निकलवा सकता है। यानी कि 7 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक ये चेक क्या है, इनवैलिड है। इसकी वैलिडिटी तो स्टार्ट कब होगी, 3 जनवरी से। वो कभी भी 3 जनवरी ऑनवर्ड्स वो कभी भी जाके पैसे नहीं, डिस्काउंट थोड़ी करते हैं जवाब, डिस्काउंट नहीं, मैं हाल से चेक आप ये बहुत एडवांस लेवल का आपने सवाल पूछ लिया है। ठीक है, डिस्काउंटिंग करवाना और वो सब, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चेक डिस्काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आपने बहुत ही एडवांस लेवल का, हाँ, चेक आपने उसके हाथ में 7 दिसंबर को दे दिया, चेक आपने उसके हाथ में 7 दिसंबर को दे दिया। अब मैंने सिनारियो इसलिए बनाया ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। कोई भी एग्जाम, कोई भी सिनारियो हो सकता है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने इसको चेक आज के दिन इसलिए दे दिया कि ये तो चुप है ना, है ना, ये चुप हो, इसके हाथ में चेक तो आ जाए, चेक आ जाएगा तो उसको तसल्ली हो जाएगी, राइट? तो हम क्या करते हैं, जब हमें इस बात का पता होता है कि हमारे बैंक में पैसे नहीं है, फ्यूचर में आ जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर की डेट को ही डाल देते हैं जब से हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे बैंक में पैसे आ जाएंगे। या फॉर एग्जाम्पल अब वो पार्टी सामने खड़ी हुई है, राइट? मुझे ये बात भी पता है कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, राइट?
लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने वो पैसे सेव किए हुए कोई बहुत बड़ी इन्वेंट्री का बैच खरीदने के लिए, और मुझे वो कल परसों मतलब वो बैच खरीदना है कैश पे, राइट? तो मुझे ये बात पता है कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं, लेकिन मैं चाह रही हूं कि मेरे बैंक अकाउंट में से पैसे 3-4 दिनों तक ना निकले, क्योंकि मुझे उनकी सख्त जरूरत है, राइट? तो उस केस में भी मैं क्या कर सकती हूँ, उस केस में भी मैं पार्टी को पोस्ट डेटेड चेक इशू कर दूं। ऑब्वियसली सामने वाली पार्टी अग्री करती है, वो कोई भड्डे शड्डे नहीं करती कि नहीं मुझे आज के दिन का ही चाहिए। उसको फिर हम बोल देते हैं कि देखिए हम आपको पोस्ट डेटेड चेक इशू कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी पेमेंट नहीं कर सकते, चेक तो आपके हाथ में आ जाएगा, तो आप तसल्ली रखें, आपको इस डेट से ऑनवर्ड्स आपके पास ये वैलिडिटी है, आप कभी भी जाके पैसे निकलवा सकते हैं। तो इस तरह से बिजनेस के अंदर जो सप्लायर्स होते हैं, जिनको जो रिसीविंग पार्टी होती है ना, वो अग्री कर जाती है, ठीक है? वो मसला नहीं होता कि भाई क्यों मुझे तो आज के दिन ही पेमेंट चाहिए। बिजनेस में काफी रिलेशनशिप्स को ठीक रखने के लिए ना आप इस तरह से लेवरेज दे देते हो, ठीक है? बात समझ आ रही है? तो अब आपने उसको चेक तो दे दिया आज की डेट पे, यानी कि 7 दिसंबर को आपने चेक उसको पकड़ा दिया, लेकिन चेक के ऊपर डेट क्या लिखी हुई है? 3 जनवरी 2017। अब सवाल ये आता है, हम ये बात पढ़ चुके हैं और ये बात मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि जैसे ही हम चेक इशू करते हैं, हम साथ ही अपनी बुक्स में एंट्री पास कर देते हैं, है ना? ये बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ना, कि जैसे ही हम चेक लिखते हैं, फाड़ के सामने वाली पार्टी के हाथ में पकड़ाते हैं, हम उसी डेट पे क्या कर देते हैं? एंट्री भी रिकॉर्ड कर देते हैं। अब सवाल ये है, ये तो बड़ा ही अनयूजुअल सा सिनेरियो है ना। नॉर्मली हम अगर 7 दिसंबर को अगर हमने कोई चेक इशू किया, तो नॉर्मली उसकी डेट भी 7 दिसंबर ही होती है, यानी कि उसकी वैलिडिटी भी आज से ही शुरू हो जाती है, राइट? ये तो एक अनयूजुअल सा सिनेरियो है, ये इतना कॉमन नहीं होता। तो अब पोस्ट डेटेड चेक में आज की डेट है 7 दिसंबर, डेट ऑफ चेक है 3 जनवरी। तो अब सवाल ही आता है कि एंट्री आपने आज की डेट पोस्ट करनी है या 3 जनवरी को पोस्ट करेंगे? मतलब अपने पास हो सकता है ये बात लिख लें कि हमने पोस्ट डेटेड चेक इशू किया जिसकी डेट है 3 जनवरी, फिर जब 3 जनवरी आए तो फिर हम उसकी डबल एंट्री रिकॉर्ड करें। हाँ जी, क्या लग रहा है? अब आपके पास दो डेट्स हैं, एक तो है डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू ऑफ चेक, राइट? अगर नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, अगर जल्दी पैसे आ जाए, नहीं 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 नहीं, नोप, नहीं हो सकता। बस अब अगर भले बैंक अकाउंट में पैसे जल्दी भी आ जाएं, देखो जुलेखा, बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे नहीं आ रहे सप्लायर को तो नहीं पता लगेगा ना, आज करेंगे, नोप। पोस्ट डेटेड चेक में आपने इस बात का ख्याल रखना है, पोस्ट डेटेड चेक में आपने डेट ऑफ चेक पे आपने डबल एंट्री पास करनी है, उससे पहले आपने कुछ करना ही नहीं है रिकॉर्ड। अपने पास बस कहीं पे ये नोट करके लिख लेना है कि हमने एक पोस्ट डेटेड चेक इशू किया था जिसकी अमाउंट इतनी थी और डेट इतनी थी, और फिर जब वो डेट आएगी, डेट ऑफ चेक आएगी, तब आपने पहली दफा उस एंट्री को अपने कैश बुक में भी रिकॉर्ड करना है, यानी कि बुक ऑफ प्राइम एंट्री में। बुक ऑफ प्राइम एंट्री में भी ये 3 जनवरी को आएगा। बात समझ आ रही है? हम नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ चेक और डेट ऑफ चेक सेम होते हैं, है ना? क्या होता है नॉर्मली, हम क्या पढ़ते आए हैं, नॉर्मली क्या है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ चेक और डेट ऑफ चेक जो है वो सेम होते हैं, तो हमने जिस दिन इश्यू किया होता है हम उसी दिन रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन अगर डेट ऑफ इश्यू ऑफ चेक is not the same as the date of check, तो फिर हमें क्या करना है, एंट्री या ट्रांजैक्शन या पेमेंट, सॉरी पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट या रिसीट भी हो सकता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल रिसीव हो गया, ठीक है, आप भी तो पोस्ट डेटेड चेक रिसीव कर सकते हो ना, ठीक है, पेमेंट या रिसीट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द डेट ऑफ द चेक, कि चेक की डेट क्या है, क्लियर है? अब आप भी पेमेंट कर सकते हो पोस्ट डेटेड चेक से और आपको भी पोस्ट डेटेड चेक रिसीव हो सकता है, राइट? नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, डेट ऑफ इश्यू ऑफ चेक, डेट ऑफ चेक यानी कि एंट्री आप डेट ऑफ इश्यू में करते हो,
अरे बच्चे लिखा हुआ होता है वो। नहीं 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 मोहसिन, आपको अभी सवाल करते हैं ना, सवाल में आपको दिया हुआ होगा। अच्छा हमें कैसे याद रहेगा? प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली मैं आपको ये बताऊं, देखो जो पूरा आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है बिजनेस के अंदर, उसके पास बहुत सारे काम होते हैं ना करने को, बहुत लोगों की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसी एक बंदे की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको पोस्ट डेटेड चेक्स की इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है। तो वो अपने पास लिखता जाएगा, वो अपने पास उसकी कॉपी रखता जाएगा, चेक की फोटो कॉपी रखता जाएगा, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बात को कंट्रोल में रखे, अपने चेक में रखे, कि जैसे ही कोई डेट ऑफ चेक की डेट आए तो वो फौरन से उसकी एंट्री पास कर दे। उसको उस बात के पैसे मिल रहे हैं, वो काम कर रहा है बिजनेस के लिए, राइट? तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंफॉर्मेशन और डिटेल इस तरह की अपने पास मेंटेन रखे। हो जाता है ये आराम से, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होती। बस उसको काम क्या करना होता है, उसको हर रोज काउंटर फॉइल पे भी लिखते हैं, और फिर उसको हर रोज जो है ये भी चेक करना होगा कि भाई कोई ऐसा चेक तो नहीं है जिसकी डेट आज की है तो मैं आज उसकी एंट्री पास कर दूं। वो काम कर रहा है ना बिजनेस के लिए, उसको पैसे मिल रहे हैं, तो उसका एक काम ये भी है कि उसको ये काम भी करना है, और ये आराम से हो जाता है, कोई मसले वाली बात नहीं होती इसमें। ठीक है, तो हमने जिस डेट पे दिया था वो हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न फिर नहीं होता। हमें देखना क्या होता है, हमें देखना होता है कि डेट ऑफ चेक क्या थी। क्लियर है? तो अगर फॉर एग्जांपल हमने पेमेंट किया है, हमने इशू किया है, तो उसपे भी हमने डेट ऑफ चेक पे पेमेंट दिखानी है। और अगर हमने कोई चेक रिसीव किया है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम ये काम कर रहे होते हैं, डेट ऑफ रिसीट ऑफ चेक इज इक्वल टू डेट ऑफ चेक। हम नॉर्मली यही देखते आ रहे हैं ना कि आपका जिस दिन पे चेक रिसीव हुआ, आपने कोई पेमेंट रिसीव की, तो वही डेट आपकी डेट ऑफ चेक भी होती है, तो आप उसी दिन एंट्री पास कर देते हो। लेकिन अगर डेट ऑफ इशू या डेट ऑफ रिसीट ऑफ चेक इज नॉट द सेम एज डेट ऑफ चेक, तो फिर आपको चेक की डेट पे मतलब फोकस करना है, राइट? इन एनी केस आप बस इस बात को याद रख लो कि आप डबल एंट्रीज पास करोगे चेक की डेट पे। अब वो चेक की डेट सेम हो सकती है एज डेट ऑफ रिसीट या इश्यू ऑफ चेक, और डिफरेंट भी हो सकती है। तो आपका पॉइंट क्या होना चाहिए, जो चेक की डेट है उसी डेट पे डबल एंट्री हमने पास करनी है। बात समझ आ गई? अब एक सवाल जल्दी से देख लेते हैं। ये आपका है, इंटरेस्टिंग सा सवाल है, स्प्रिंग 2014 का क्वेश्चन नंबर 2। देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। स्प्रिंग 2014, फाउंडेशन एग्जामिनेशन है। फाउंडेशन एग्जामिनेशन मॉड्यूल बी आपके आई कैप की वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसको नोट कर लें। फाउंडेशन एग्जामिनेशन की उसमें आएगा, फोल्डर में नजर आ रहा होगा, मॉड्यूल बी का पेपर है, स्प्रिंग 2014। आपने इसका देखना है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? The newly appointed accountant, the Fine Works Limited, has prepared the following bank reconciliation statement for the month of December 2013। तो हम कौन से महीने पे खड़े हुए हैं? हम खड़े हुए हैं दिसंबर 2013 पे। और वो ये बता रहा है कि डिस्क्रिप्शन क्या है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इस डेट पे क्या है, 1721490। यानी कि इसने ये फॉर्मेट 2 से बनाया हुआ है ना, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और फिर बैलेंस एज पर बैंक बुक पे वो अराइव हुआ है। तो फिर आपको बताया जा रहा है कि आउटस्टैंडिंग चेक्स कितने हैं, चेक नंबर आपको नजर आ रहे हो, यहाँ पे देखिए क्या है, डेट्स भी गिवन है। तो ये किस चीज की डेट्स होंगी? चेक की डेट्स है, राइट? आउटस्टैंडिंग चेक्स यानी कि अनप्रेजेंटेड चेक्स, आपने ये चेक्स इशू कर दिए थे, अभी तक सामने वाली पार्टी ने इनको प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए। वो आप क्या कर दिया आपने ये कहा कि अगर बैंक में वो प्रेजेंट हो जाते तो बैंक का बैलेंस हमारा कम होता, तो आप लेस कर देते, राइट? आप पेमेंट दिखा रहे हो बैंक स्टेटमेंट में से। फिर क्या है, चेक्स डिपॉजिटेड स्टिल अंडर क्लियरेंस, ये क्या है, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, राइट? वो डिपॉजिट्स, वो रिसीट्स जो कि आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए हैं, लेकिन बैंक ने अभी तक अपनी वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं किया, इसी वजह से बैंक स्टेटमेंट में वो रिसीट्स नजर नहीं आ रही। नहीं मोहसिन, ये डेट ऑफ चेक है, डेट ऑफ जिस दिन हमने इशू किया चेक को, वो तो हम कहीं भी नहीं लिखते ना। चेक के ऊपर जो डेट आ रही होती है वो डेट ऑफ चेक होती है, ऑब्वियसली, कि वो कब से उसकी वैलिडिटी शुरू हुई। क्लियर है बात? अब इशू एक जब भी हुए हो, हमें उससे कोई गर्ज ही नहीं है। हमने ये बात देख ली ना, हमें डेट ऑफ इशू ऑफ चेक से कुछ करना ही नहीं है,
हमें तो डेट ऑफ चेक से अपना फोकस करना है। बात समझ आ गई? डेट ऑफ चेक क्या है? अब वो हो सकता है सेम डेट हो कि जिस दिन आपने इशू किया, हो सकता है डिफरेंट डेट हो, तो आपने फोकस करना है हमेशा डेट ऑफ चेक को। फिर आपको नीचे नजर आ रहा है अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट अपेयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट। अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट का क्या मतलब है? बैंक स्टेटमेंट में एक कोई क्रेडिट नजर आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नजर आता है डिपॉजिट्स के केस में, हमारा ऑपोजिट है ना। अगर बिल्कुल ठीक ज़ुलेखा, अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में कोई क्रेडिट नजर आ रहा है तो इसका मतलब है बैंक में पैसे आए और आपको पता नहीं है कि वो क्या है। आपने क्या लिख दिया उसको? अनआइडेंटिफाइड। एग्जैक्टली, कोई कैश रिसीव हुआ है आपको बैंक में, इनकम जरूरी नहीं है कि वो इनकम हो, राइट। तो 1,90,000 का आपने यहाँ से लेस क्यों किया हुआ है? आपने इसलिए किया हुआ है कि बैंक स्टेटमेंट में वो चीज ऐड हुई हुई है रिसीट्स एज अ रिसीट, यानी कि बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो आप ये कह रहे हो कि अगर ये ना होता तो हमारा और कैश बुक का बैलेंस रिकनसाइल्ड होता। तो इस तरह से अकाउंटेंट ने जो है वो आपका बीआरएस बनाया हुआ है। अब इधर देखते हैं, on reviewing the bank book and the bank statement, the following information has been obtained. The correct amount of outstanding check number 765 is rupees 453,630. तो जरा इधर आए, चेक नंबर 765 की अमाउंट कितनी नजर आ रही है? 435,630। होनी कितनी चाहिए थी? 453,630। यानी कि अकाउंटेंट ने बीआरएस बनाते हुए चेक का जो वो है अमाउंट है वो गलत लिख दिया। ठीक है, एग्जैक्टली। तो बीआरएस में गलती कर दी, ठीक है, बीआरएस में गलती कर दी, कैश बुक में तो ये गलती नहीं हुई। वो कह रहा है कि जो करेक्ट अमाउंट बीआरएस में आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था? 453,630। तो जब अभी हम रिवाइज अपना बीआरएस बनाएंगे तो उसमें हम इस चेक नंबर को ठीक कर लेंगे, राइट, यहाँ पे। अब आगे वो क्या कह रहा है? अब आगे वो आपको बता रहा है कि वो जो अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट था वो क्या था। द अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट यानी डिपॉजिट इज फॉर कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर टू अवेल अग्रीड 5% डिस्काउंट ऑन पेमेंट विद इन 1 वीक। तो क्या हुआ था, एक कस्टमर ने हमारे अकाउंट में 1,90,000 ऑनलाइन फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर कर दिए थे। हमें पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं चला कि हमारे कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट हमें कर दी है। और उसने क्यों किया? वो ऐसी सिनेरियो बना रहा है कि भाई उसने जल्दी से इसलिए कर दी क्योंकि उसको कैश डिस्काउंट अवेल करना था। ये तो सिर्फ एक ऐसी सिनेरियो बिल्डिंग की बात है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हमें क्या हुआ? अब हमें पता लग गया, बीआरएस बनाया, बीआरएस बना और 31 दिसंबर पे ही खड़े होके अब हम रिव्यू कर रहे हैं। हमारे अकाउंटेंट ने फॉर एग्जांपल ये बनाया और हम मैनेजर है। फिर हमने ये देखा कि जी हमने पता कराया, इन्वेस्टिगेट किया कि 1,90,000 की अमाउंट क्या है, तो हमें ये बात पता लग गई। क्लियर है? अब इसको जरा फोकस करें, ये क्या था सो फार बीआरएस बनाने तक? ये कौन सा क्रेडिट था? ये अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट था, यानी कि ये हमें नहीं पता था। जब हमें ये नहीं पता था, जब हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था कि ये क्या है, तो इसका मतलब है हमने कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा इसको, है ना। तो यानी कि अब ये हो गया कि जब हमें ये पता लग गया कि ये अमाउंट क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में आ रही है, कैश बुक में नहीं आ रही, तो हमें ये पता लग गया ओ अच्छा ये क्रेडिट ट्रांसफर है बेसिकली। ठीक है, ये क्रेडिट ट्रांसफर की तरह है, ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ था, अब हमने इसको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेना है। क्लियर है? अब नीचे आते हैं, अ बैंक डेबिट एडवाइस डेटेड 31 दिसंबर 2013 फॉर बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹6570 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2013 was received on 3 जनवरी 2014 and recorded in the bank book in जनवरी 2014। अब इसमें देखें क्या होता है। डेबिट एडवाइस क्या है? डेबिट एडवाइस रसीद है, इट्स अ रिसीट। ठीक है, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिस तरह रसीदें होती हैं। अब बैंक क्या भेज रहा है? बैंक डेबिट एडवाइस भेज रहा है हमें, हमारे पास रिसीव हुआ, राइट। तो डेबिट एडवाइस की, इस डेबिट एडवाइस में होता क्या है, इसको आप इस तरह से समझें कि बैंक आपको बता रहा है कि ये जी डेबिट एडवाइस उसने भेजी और बैंक आपको बता रहा है कि मैंने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो बैंक जब डेबिट करता है हमारे अकाउंट को, यानी कि वो पेमेंट्स दिखा रहा है, राइट। तो आप ये अपने पास नोट कर लें कि अगर आपके पास कोई डेबिट एडवाइस है तो इसका मतलब है कि कोई पेमेंट्स हुई है।
ठीक है। और अगर कोई क्रेडिट एडवाइस है तो बैंक आपको बता रहा है कि आपके अकाउंट में कोई चीज रिसीव हुई है, ठीक है। तो डेबिट एडवाइस का मतलब है कि बैंक ने आपके अकाउंट में से कोई पेमेंट डिडक्ट कर ली है। क्रेडिट एडवाइस का क्या मतलब है? क्रेडिट एडवाइस अगर आपके सामने है, बैंक ये इश्यू करेगा और आपको भेजेगा और आपको ये पता लग जाएगा। एडवाइस रसीद का नाम है बच्चे, जिस तरह सेल इनवॉइस होती है, जर्नल वाउचर होता है, उस तरह एक नाम है ये एडवाइस। एडवाइस का मतलब नसीहत नहीं है, नहीं, हाँ नसीहत ना, नहीं, मशवरा, मशवरा नहीं है, राइट। एडवाइस का मतलब वो नहीं है मशवरा, एडवाइस बस रसीद का नाम है। इट्स ए रिसीट का नाम, सोर्स डॉक्यूमेंट है एक किस्म का, ठीक है। तो क्रेडिट एडवाइस से क्या होगा? क्रेडिट एडवाइस से हमें ये पता लग रहा है कि बैंक ने हमारे अकाउंट में कुछ पैसे डाले हैं, और वो क्यों क्यों डाले हैं वो फिर उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, जिस तरह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो बैंक एक डेबिट एडवाइस भेज रहा है। डेबिट एडवाइस की डेट क्या है? डेट ऑफ इशू ऑफ डेबिट एडवाइस क्या है? बैंक ने किस डेट पे ये एडवाइस जनरेट की होगी? 31 दिसंबर 2013। तो बैंक ने, और किसके लिए? ये बैंक चार्जेस के लिए। तो बैंक ने जैसे ही बैंक चार्जेस हमारे अकाउंट से डिडक्ट किए, उसने डेबिट एडवाइस एक इशू कर दी जिसकी डेट क्या आ रही है? 31 दिसंबर 2013। यानी कि 31 दिसंबर 2013 को बैंक ने हमारे अकाउंट से बैंक चार्जेस की पेमेंट रिकॉर्ड कर दी थी। क्लियर है? अब ये रसीद जो है वो हमें मिली कब? 3 जनवरी 2014, 3 दिन के बाद हमें ये रसीद मिली। 3 दिन के बाद तो हमने अपनी कैश बुक में, बैंक बुक में भी इसको जनवरी 2014 में रिकॉर्ड कर दिया। तो ये काम गलत हो गया ना यहाँ पे। ये बैंक चार्जेस कौन से महीने के थे? ये बैंक चार्जेस थे दिसंबर के महीने के। तो आगे जाके हम ये बात पढ़ेंगे। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि आपने जिस महीने में वो एक्सपेंस इनकर किया, जिस महीने में वो खर्चा हुआ, जिस महीने से वो बिलोंग करता है, उसी महीने में उसको रिकॉर्ड भी करना है। तो बैंक चार्जेस क्या है? बैंक चार्जेस आपके एक्सपेंस है। बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक क्रेडिट, राइट। बैंक चार्जेस क्या है? आपके एक्सपेंस है। 6570 का आप एक्सपेंस दिखाओगे कि बैंक ने हमें सर्विसेज प्रोवाइड की थी और उसके बदले में हमने ये एक्सपेंस इनकर करना पड़ा। तो ये एक्सपेंस है किस महीने का? दिसंबर 2013 का। तो आपको इसकी डबल एंट्री भी दिसंबर 2013 में रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। आपको क्योंकि रसीद बाद में मिली तो आपने उसको गलती से जनवरी 2014 में रिकॉर्ड कर दिया। जी, बात समझ आ रही है? ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हम तो अभी दिसंबर के महीने में खड़े हुए हैं, राइट। अभी हम दिसंबर के महीने में खड़े हुए हैं। हम कहेंगे हमने बैंक चार्जेस की रिकॉर्डिंग करनी है दिसंबर के महीने में। तो क्या करेंगे? एडजस्टेड बैंक बुक के अंदर बैंक चार्जेस की पेमेंट दिखा देंगे 6570 की, जिस तरह हम नॉर्मली करते हैं। फिर उसके बाद आ रहा है द डेबिट साइड टोटल ऑफ द बैंक बुक हैज बिन ओवरकास्ट बाय ₹11,430। तो डेबिट साइड का जो टोटल था बैंक बुक का वो ओवरकास्ट हो गया। कंट्रोल अकाउंट में भी हम इस तरह से पढ़ते आते हैं कि अगर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड ओवरकास्ट हो गई या क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हो गई तो हम उससे ऑपोजिट साइड में उतनी अमाउंट से रिडक्शन दिखा देते हैं, राइट। तो अगर डेबिट साइड ओवरकास्ट है तो हमें 11,430 से अपनी एडजस्टेड कैश बुक को क्रेडिट साइड पे दिखाना पड़ेगा, पेमेंट साइड पे, राइट। फॉलो कर रहे हैं इस बात को सारे? आखिरी पॉइंट में वो क्या कह रहा है? आखिरी पॉइंट में कह रहा है चेक्स आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months आर नॉट ऑनर्ड बाय द बैंक। तो वो बात तो हमें वैसे भी पता है। जी उस्मान, बच्चे क्लियर है? जवाब? ठीक है। तो वैसे ही हमें आखिरी वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, वो तो वैसे ही हमें पता है, राइट। वो तो वैसे ही हमें पता है कि चेक्स आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months आर नॉट ऑनर्ड बाय द बैंक, यानी कि वो क्या हो जाते हैं? टाइम बार हो जाते हैं। अब हमें अपेरेंटली ये लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये गलतियां हुई है ना, इधर बीआरएस में गलतियां हैं, डेफिशिएंसीज हैं या व्हाटसोएवर। लेकिन आपने करना क्या है? आपने एक दफा चेक्स की लिस्ट को जरूर चेक करना है फॉर एनी टाइम बार चेक्स या पोस्ट डेटेड चेक्स। हम कौन सी डेट पे खड़े हुए हैं? हम खड़े हुए हैं 31 दिसंबर 2013 पे। तो जरा आप पीछे की तरफ जाएं। ऐसा कोई चेक जो कि
30 जून से पहले की डेट का हो वो 31 दिसंबर पे हो जाएगा टाइम बार्ड। तो जरा इस चेक नंबर 620 को देखें। ये चेक नंबर 620 की चेक की डेट किस कब की आ रही है? 25 जून 2013 की, यानी कि इसके 6 महीने कब खत्म हो गए थे? 25 दिसंबर को। हम कौन सी डेट पे खड़े हुए हैं? हम 31 दिसंबर पे खड़े हुए, राइट। तो हम ये देख रहे हैं कि आज की डेट पे ये वाला चेक जो है, जो अभी भी आउटस्टैंडिंग चेक्स की लिस्ट में आ रहा है, ये वाला चेक जो है हमारा हो चुका है टाइम बार्ड। हमने अभी तक इसकी डिसऑनर्ड की एंट्री पास नहीं की, इसी वजह से ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग चेक्स की लिस्ट में आ रहा है। हमें करना क्या चाहिए था? जैसे ही 25 दिसंबर आती, हमें इस चेक को कैंसिल कर देना चाहिए था। हमें उसके एक लाइन खींच देते हैं चेक के ऊपर जो आपने इशू किया हुआ होता है, उसकी कॉपी के ऊपर बेसिकली, ठीक है। उसके ऊपर, उसकी कॉपी के ऊपर आप एक चेक, क्योंकि ऑब्वियसली चेक तो आपके पास नहीं है ना, चेक तो सामने वाली पार्टी के पास चला गया हुआ है, तो वो तो फिर जाएगा, जैसे ही बैंक में जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका डिसऑनर हो जाएगा, राइट। तो आप करते क्या, अपने पास ही रिकॉर्डिंग कर लेते हो, अपने पास ही लिख लेते हो कि भाई फलाना चेक जो है वो मैंने वो हमारा डिसऑनर हो गया। तो अब हमें क्या करना है उसकी? अब हमें उसकी डबल एंट्री पास करनी है। तो 35,000 अभी भी आपकी आउटस्टैंडिंग चेक्स में नजर आ रहा है। इज दिस चेक आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग इन व्हाट सेंस? क्या ये वैलिड चेक है? नहीं। आप ये कहोगे कि ठीक है ये आउटस्टैंडिंग उस सेंस में कि अभी तक इसकी पेमेंट नहीं हुई, लेकिन अभी इसकी पेमेंट हो ही नहीं सकती। चेक नंबर 620 हो गया डिसऑनर्ड। आपने चेक को इशू किया था, आपने अब उसका रिवर्सल बुक करना है, आपने अब पेमेंट को रिवर्स होते हुए दिखाना है। तो आपने एडजस्टेड कैश बुक के अंदर डबल एंट्री पास की थी, कौन सी डेट पे? 25 जून 2013 पे। क्या डबल एंट्री पास की थी जून में? आपने पास किया था 35,000 से बैंक क्रेडिट और कोई भी अकाउंट डेबिट। अब हमें नहीं पता कि इसमें पेबल अकाउंट डेबिट हुआ था, ये हो सकता है किसी एक्सपेंस के अगेंस्ट पेमेंट हुई हो, व्हाटसोएवर, राइट। यानी कि हमने 25 जून को बैंक को क्रेडिट होते हुए दिखा दिया था 35,000 से, लेकिन हमें पता है कि ये कभी होगा ही नहीं अब, क्योंकि ये टाइम बार हो चुका है। तो अब आप क्या करोगे? कैश बुक में रिसीट साइड पे 35,000 आपको दिखाना पड़ेगा। अब आपके पास एडजस्टेड कैश बुक बनाने के लिए ब्रॉड डाउन क्या होगा? ब्रॉड डाउन अब आप यही वाला पिक करोगे, बैलेंस एज पर बैंक बुक। ये दिया हुआ इन्होंने बैंक बुक बैलेंस, और ये क्या है? ये अब हमारा हो जाएगा अनएडजस्टेड बैलेंस। हम कहेंगे कि इस फिगर में अब कुछ एडजस्टमेंट्स की जरूरत है, तो हमने इसको क्या लिखना है? एज अ नॉर्मल डेबिट ब्रॉड डाउन, क्योंकि ये हमारा ओवरड्राफ्ट तो है नहीं। तो हम जल्दी से इसको बना भी लेते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है ना? सबको समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है तो जल्दी से पूछ लें, क्योंकि आज फिर मुझे क्लास थोड़ा जल्दी ऑफ करनी पड़ेगी। हाँ, अभी 20 जनवरी वाले पे भी आते हैं, एक एक करके देखते हैं ना उसको, ताकि हमारा अब आपने बनाया पहले एडजस्टेड बैंक बुक। अच्छा, पहले सवाल की रिक्वायरमेंट पर आ जाए, पहले वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो जाए। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2013। तो आपने क्या करना है? जो भी आपने एडजस्टमेंट्स पास करनी है अपनी बुक्स में, यानी कि कैश बुक के अंदर, उसकी आपने क्या पास करनी है? डबल एंट्रीज पार्ट ए में वो मांग रहा है, इसके लिए हम थोड़ी जगह छोड़ देंगे, राइट। प्रिपेयर अ रिवाइज्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश। ये अभी हमने नहीं पढ़ा, इसको भी मैं पढ़ा दूंगी। तो थ्योरी है थोड़ी सी, बल्कि मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को रीड नहीं करवाया ना, हैंड आउट मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में मैंने इम्प्रेस सिस्टम का थोड़ा सा पढ़ा दिया मैंने, हाँ, मैंने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में इम्प्रेस सिस्टम का थोड़ा सा डेफिनेशन लिखवा दिया था, ठीक है, आपको मैंने समझा दिया था। चलें, ठीक है, वेरी गुड, ये तो अच्छा हो गया। तो अब वो क्या मांग रहा है? देखिए, इसमें आपसे वो एडजस्टेड कैश बुक मांग नहीं रहा, लेकिन आपको पता है आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज से क्या मुराद है? ये जो हम एडजस्टमेंट करते हैं बैंक बुक के अंदर, यानी कि हम कोई डबल एंट्रीज पास करते हैं ना, हमारी बैंक बुक के अंदर कुछ एरर्स होते हैं, कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, यानी कि डबल एंट्रीज पास कर रहे होते हैं, राइट। तो वो बेसिकली यही बात मांग रहा है कि आपने बैंक बुक में क्या क्या एडजस्टमेंट्स पास करनी है, उनको डबल एंट्रीज के फॉर्म में लिख दें। तो आपने करना क्या है? अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप पहले वर्किंग में बना दो अपना एडजस्टेड बैंक बुक, और उसको देख देख के फिर हम जर्नल एंट्रीज लिख देंगे, जो हमारा मेन आंसर होगा, ठीक है।
तो सबसे पहले तो ये है 31 दिसंबर पे आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा ये जो गिवन है आपको ओरिजिनल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में 635,105, ठीक है, ये मैंने किया। तो ये मेरे पास आ गया 635,105। ये बात सबको क्लियर है ना कि ये मेरा अनएडजस्टेड बैलेंस है इसी डेट पे। फिर मैंने सबसे पहले देखा, इन आइटम्स के ऊपर भी आएंगे लेकिन अभी थोड़ी देर बाद, राइट। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि मेरे पास एक टाइम बार्ड चेक भी नजर आ रहा है, आउटस्टैंडिंग चेक है, यानी कि आपने इशू किया था, अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हमने इशू किया था, यानी कि हमने पेमेंट दिखाई थी 25 जनवरी को, और आज 31 दिसंबर पे हम क्या कर रहे हैं, इस पेमेंट की हमें रिवर्सल दिखानी है। तो हमने 35,000 से क्या किस तरह से रिकॉर्डिंग कर दी हमने, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कर लेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि जी ये तो डिसऑनर्ड चेक है, राइट। हम यहाँ पे अपना एडजस्टेड कैश बुक में तो लिख देंगे कि डिसऑनर्ड चेक है। साथ ही हम क्या करते हैं, इनसे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज जो आपका मेन आंसर है ना वो भी रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो 31 दिसंबर पे आप क्या डबल एंट्री पास करेंगे, नहीं, चेक नंबर का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो वैसे ही आपसे आपका बैंक बुक तो आपसे रिक्वायर्ड भी नहीं था, एडजस्टेड बैंक बुक तो हम अपनी वर्किंग के लिए बना रहे हैं, तो उसमें आप चेक का कॉलम ओमिट कर दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि बेसिकली हो क्या रहा है, आप डबल एंट्री एक पास कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, बैंक को आपने क्या करना है, डेबिट करना है 35,000 से, और किसको क्रेडिट करना है, अब यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि जी पेबल को क्रेडिट करना है 35,000 से। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, सही है। तो आपने बेसिकली वही सारा काम आप उसको डबल एंट्रीज की फॉर्म में भी शो करते रहोगे, सही है। फिर आते हैं नीचे, अच्छा जी 765 ये वैलिड चेक है, बिल्कुल वैलिड चेक है, क्योंकि ये तो दिसंबर में इशू हुआ था, यानी कि अभी तक ये टाइम बार नहीं हुआ, ये भी वैलिड है। अब इधर आ जाए 795 पर आ जाए। 795 की डेट कौन सी आ रही है, 20 जनवरी 2014। हम कौन सी डेट पे खड़े हुए हैं, 31 दिसंबर, ये तो फ्यूचर की डेट आ गई, यानी कि एक पोस्ट डेटेड चेक है। अब क्या हुआ, अकाउंटेंट ने, अब हमने क्या पढ़ा था कि पोस्ट डेटेड चेक्स आपकी बुक्स में आना कब चाहिए, 28 दिसंबर वैलिड हुआ ना, वैलिड हो गया ना, 28 दिसंबर 2013 इसकी डेट है, तो 6 महीने हैं अभी इसकी वैलिडिटी में, तो डेट ऑफ चेक है 28 दिसंबर, हम तो 31 दिसंबर, ये तो 2 दिन पहले इशू हुआ था, ये इनवैलिड थोड़ी हुआ, टाइम बार थोड़ी हुआ अभी तक, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है 20 जनवरी 2014। अब मैंने आपको ये बोला था कि पोस्ट डेटेड चेक आपकी बुक्स में रिकॉर्ड कब होना चाहिए, डेट ऑफ चेक पे। आपके पास ये कौन सी लिस्ट में आ रहा है, आउटस्टैंडिंग चेक्स की लिस्ट में आ रहा है, और आपको ये बात पता है कि आउटस्टैंडिंग चेक्स कौन से होते हैं, वो चेक्स जिनकी पेमेंट आपने रिकॉर्ड कर दी हो लेकिन अभी तक वो प्रेजेंट ना हुए हो। तो इसका क्या मतलब है, 795 की भी आपने पेमेंट रिकॉर्ड कर दी थी कैश बुक के अंदर, गलत हो गया ना, नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल। अब आपने क्या करना है, इस आउटस्टैंडिंग चेक को भी, सॉरी पोस्ट डेटेड चेक को भी अब आपने क्या करना है, रिवर्स करना है। आपने पेमेंट दिखा दी थी दिसंबर के, जब भी इशू किया था, अब हमें नहीं पता कि कब इशू हुआ था, हमें से कोई गर्ज भी नहीं है, बस हमें ये नजर आ रहा है कि आउटस्टैंडिंग चेक्स की लिस्ट में है, यानी कि हमने कैश बुक में इसकी पेमेंट रिकॉर्ड कर दी थी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। हमें इसकी पेमेंट रिकॉर्ड कब करनी है, 20 जनवरी 2014 को। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगे और इसको भी हम रिवर्स कर देंगे, 325,600 को अब हम क्या कहेंगे, पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक अब हम कह रहे हैं, और साथ ही हम इसकी भी डबल एंट्री पास कर देते हैं कि 31 दिसंबर को हम दोबारा से क्या करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे 325,600 से, और अकाउंट्स पेएबल को हमने क्रेडिट कर दिया 325,600 से। यहां तक सबको क्लियर है? अब बाकी आपके पास जो चीजें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, डेफिशिएंसीज हैं, वो आपको नीचे पता लगेंगी। अब ये कह रहा है द करेक्ट अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग चेक नंबर 765 इज 453,630।
तो इसका इफेक्ट कैश बुक में तो कोई नहीं आएगा। हमसे गलती क्या हुई अकाउंटेंट से कि बीआरएस बनाते हुए वो चेक नंबर ये लिख गया, वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए उससे गलती हो गई। देखिए एरर्स के अंदर आपने इस बात को ख्याल रखना है कि जो एरर नहीं मेंशन हुआ हुआ ना वो अपनी तरफ से आपने अज्यूम नहीं करना। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि कैश बुक में भी गलती हुई है, कैश बुक में भी इनकरेक्ट अमाउंट से रिकॉर्ड हुआ है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, हम ये कहेंगे कैश बुक में 453630 की ही पेमेंट लिखी हुई है, यानी कि उसमें करेक्ट अमाउंट है। बात समझ आ रही है? जो एरर नहीं बताया हुआ ना वो आपने नहीं करना। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है एरर, यहाँ पे नजर ये आ रहा है कि बीआरएस में गलत अमाउंट लिखी हुई है, तो ठीक है, अब जब हम नया बीआरएस बनाएंगे तो हम उसमें ठीक अमाउंट लिख देंगे, कैश बुक में कोई गलती नहीं है। फिर आगे आते हैं अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट जो था, जो अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने अभी क्या दिखाना है, ये क्या था, क्रेडिट ट्रांसफर था, तो 1,90,000 से आपने पैसे आते हुए दिखा दिए। ठीक है, और आपने ये कह दिया कि ये मेरे पास क्या है, मेरे कस्टमर ने मुझे भेजा था, तो इसको कर देते हैं क्रेडिट ट्रांसफर रिसीवेबल। ठीक है, इसकी क्या डबल एंट्री बनेगी, अब इधर जो है आपको डिस्काउंट का जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो जरूरी है। क्या जरूरी है, इसने कस्टमर ने हमें पेमेंट कितने की 1,90,000 की, और इसने क्यों की, ताकि वो डिस्काउंट को अवेल कर सके। यानी कि हमने देखा था क्या है, ये कैश डिस्काउंट है, अब कैश डिस्काउंट की एंट्री पास करनी है हमने कहना है कि इसकी डबल एंट्री आएगी 1,90,000 से बैंक तो हम डेबिट कर देंगे, साथ ही क्या डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड, राइट, और क्या क्रेडिट करेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल को हम लोगों ने ग्रॉस अमाउंट से, टोटल अमाउंट से हमने इसको क्रेडिट करना है, राइट। तो पहले हमें ये तो पता लग जाए कि डिस्काउंट की अमाउंट कितनी थी, तो उसके लिए आपने क्या करना है, वेरी गुड, 1,90,000 डिवाइडेड बाय 95 कैसे करेंगे, अगर हम अज्यूम करेंगे कि अगर ओरिजिनल अमाउंट होती 100 रुपीज, तो हम रिसीव कितना करते, रिसीव करते उसमें से डिस्काउंट माइनस करके, यानी कि 5% माइनस करके, तो 95 हमें मिलते, राइट। यहाँ पे हमें मिल कितने रहे हैं, 1,90,000 हमें मिल रहे हैं, तो हमें ओरिजिनल अमाउंट के बारे में पता कराना है, वो हम एक्स कर देंगे, तो क्या होगा, 1,90,000 डिवाइडेड बाय 0.95, आंसर आएगा 200,000। तो ओरिजिनल अमाउंट आपकी कितनी थी, 200,000 थी, जिसमें से 10,000 आपने डिस्काउंट दे दिया। क्लियर है यहाँ तक? इसकी भी हमने पूरी डबल एंट्री पास कर दी, क्योंकि देखो हमारे पास, हमें पता नहीं था कि पैसे कितने पैसे रिसीव हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हमने ना डिस्काउंट रिकॉर्ड किया होगा ना कुछ रिकॉर्ड किया होगा। फिर आपके पास क्या सिचुएशन है, फिर आपको ये पता चलता है कि अब बैंक डेबिट एडवाइस डेटेड इतनी, बैंक चार्जेस की आपने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, अब आप बैंक चार्जेस की रिकॉर्डिंग कर दोगे। बैंक चार्जेस आपने दिसंबर के ही कैश बुक में रिकॉर्ड किया 6570, और साथ ही आपने डबल एंट्री भी पास कर दी, और वो क्या किया, बैंक चार्जेस एक्सपेंस आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 6570, और 6570 से ही आपने क्या क्रेडिट कर दिया, बैंक अकाउंट, राइट, और बैंक आपने क्रेडिट होता हुआ आपको नजर आ रहा है। ठीक है यहां तक? फिर आपके पास क्या आ रहा है, डेबिट साइड टोटल ऑफ द बैंक बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 11,430, तो 11,430 से डेबिट साइड ओवरकास्ट थी, तो आपने इसको क्रेडिट कर दिया। अब इसकी जो है कोई डबल एंट्री पास नहीं होती। कैश बुक में क्यों आएगा डिस्काउंट बच्चे, कैश बुक में तो सिर्फ हम जो पैसे रिसीव करते हैं वो आएगा ना, इसमें हम वो नहीं बना रहे। देखो हम पहली बात ये कि बैंक बुक सवाल में मेंशन नहीं है, आपने बैंक बुक तो बनाना ही नहीं है, राइट, आपने बैंक बुक बनाना नहीं है, तो हम वो पूरा फॉर्मेट तो बना नहीं रहे, फॉलो तो नहीं करे जिसमें डिस्काउंट अलाउड का कॉलम भी होता है। तो बैंक बुक में आपने सिर्फ वो पैसे लिखने हैं जो कि आपको रिसीव हुए, डिस्काउंट तो 10,000 रुपीज के कैश आपको रिसीव थोड़ी हुआ, ठीक है, तो इसलिए वो बैंक बुक में आएगा ही नहीं। बैंक डेबिट कितने से हो रहा है, अच्छा अब ये सारा काम हो गया। अब देखें डेबिट साइड ओवरकास्ट, अगर आपकी ओवरकास्ट या अंडरकास्टिंग के आप एरर को ठीक कर रहे होते ना, इसकी कोई डबल एंट्री नहीं होती, ठीक है, इसकी कोई डबल एंट्री, चलो ठीक है, बैंक बुक हमने क्रेडिट कर दिया, डेबिट क्या करेंगे, नहीं कर सकते ना कुछ,
तो ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग की कोई डबल एंट्री नहीं होगी, बस उसको हम बैंक बुक में जाके इधर से उधर लिख देंगे, ठीक है, या तो इधर लिख देंगे या दूसरी साइड पर लिख देंगे, ठीक है, ताकि हमारा वो जो एक ही इफेक्ट हमारा खराब हुआ है, जो गलत हुआ है, वो हमारा यहाँ पे ठीक हो जाए। ठीक है, क्लियर है, सही है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने कैरेट डाउन निकालना है। अब आपका होमवर्क क्या है कि आपने इसकी रिवाइज्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है तो मुझे फिर अभी निकलना होगा, ठीक है। तो आप कैरेट डाउन निकालें, बैलेंसिंग फिगर निकालें, वो आपके पास क्या आ जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक आ जाएगा। यही फॉर्मेट नंबर 2 से, फॉर्मेट 2 की तरह का ही आपने इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए अब आपने रिवाइज्ड बीआरएस बनाना है। 1721490 से शुरू करना है, चेक नंबर 620 और चेक नंबर 795 यहां से खत्म हो जाएंगे, है ना, यहां से खत्म हो जाएंगे। चेक नंबर 765 की आपने फिगर अब 435 लिखनी है। टोटल अमाउंट जो आएगा वो यहां से लेस कर देना है। 1,90,000 का जो अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट बैलेंस था, ये अब दोनों जगह पे आपके पास रिकॉर्ड हो चुका है। 1,90,000 भी यहां से खत्म हो जाएगा। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स की फिगर में कोई एडजस्टमेंट की नहीं हमने, तो ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी। तो आपका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो आपका एडजस्टेड इस कैरेट डाउन से मैच करना चाहिए, ठीक है। कर लेंगे इसको, इसको करें जल्दी से। अच्छा, फिर आपने एक और होमवर्क अपना नोट कर लेना है, एक और होमवर्क नोट करें। ये चैप्टर जे वाले क्वेश्चंस में मौजूद नहीं है क्योंकि ये पास पेपर्स के सवाल है। होमवर्क अपना नोट करें, ऑटम 2015 का क्वेश्चन नंबर 4, ऑटम 2015 का क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है, ठीक है। तो ये J3 और J1 है, ये पैक के क्वेश्चन बैंक में अगर किसी के पास है तो वो उधर से देख लें, वरना आपके पास ये ऑटम 2015 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इन दोनों सवालों को हम फिर इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होता है। फिर कल हम इंशाल्लाह आखिरी लास्ट 2 अटेम्प्ट्स के जो क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे और फिर हमारा बीआरएस क्लोज हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। कोई क्वेरीज अगर आपकी हैं प्राइवेट प्रैक्टिस से तो हम संडे को इंशाल्लाह मिल लेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह ऑनलाइन क्लास रख लेंगे सुबह, और इसमें जिस जिसकी जो जो क्वेरीज हैं वो फिर हम इसी फोरम पे आके फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलें जी, फिर इजाजत दें। हैव अ वेरी नाइस डे। अल्लाह हाफिज।